आइए बिना समय बर्बाद किए नजर डालते हैं साल 2024 की मुख्य घटनाओं पर। सबसे पहले बात करें देश की घटनाओं की तो मणिपुर के हालात इस साल भी नहीं सुधरे। अब तक 250 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। साल की शुरुआत होती है हड़ताल से। हिट एंड रन के नए कानून को लेकर देश के अधिकतर हिस्सों में ड्राइवरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी। हालांकि सरकार के दखल के बाद हड़ताल 3 जनवरी को खत्म हो गई। 6 जनवरी 2024 को भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 जिसे 2 सितंबर 2023 को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था, अपने निर्धारित कक्षा यानी लैग्रांज पॉइंट 1 पर सफलतापूर्वक पहुंच गया। लैग्रांज पॉइंट 1 धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है। अगले 5 साल तक आदित्य L1 इसी होलो ऑर्बिट में रहते हुए सूर्य के चक्कर लगाएगा और सूर्य के वातावरण का अध्ययन करेगा। जनवरी महीने में ही इंडिया और मालदीव के आपसी संबंधों में कड़वाहट भी सामने आई। दरअसल हुआ यूं कि 2023 में मालदीव में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे, जिसमें सत्ताधारी इब्राहिम मोहम्मद सलेह ने इंडिया फर्स्ट पॉलिसी के तहत कैंपेन किया। वहीं अपोजिशन लीडर मोहम्मद मुइजू ने इंडिया आउट का स्लोगन दिया और चीन से रिश्ते मजबूत करने की वकालत की, और वे इस इलेक्शन को जीतने में कामयाब भी रहे। जनवरी 2024 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लक्षद्वीप में टूरिज्म को प्रमोट किया, तो मालदीव सरकार के 3 मंत्रियों ने भारतीय प्रधानमंत्री और भारतीयों के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करी, जिसका भारत में इतना कठोर विरोध हुआ कि मालदीव सरकार को अपने तीनों मंत्रियों को सस्पेंड करना पड़ा। मामला काफी लंबे समय तक सुर्खियों में बना रहा तथा सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करता रहा। 12 जनवरी को मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे पुल अटल सेतु का उद्घाटन किया। ये 6 लेन पुल मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ता है, जिसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है। 14 जनवरी को राहुल गांधी ने मणिपुर के थौबाल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की, जो 16 मार्च 2024 को मुंबई में जाकर समाप्त हुई। इसे 2022-23 की भारत जोड़ो यात्रा के सीक्वल के तौर पर देखा गया। हालांकि यह पहले की तरह पूर्णतया पैदल यात्रा नहीं थी, बीच बीच में बसों का भी इस्तेमाल हुआ था। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ। इस समारोह में साधु संतों, बॉलीवुड स्टार्स और बिजनेस जगत की बड़ी बड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया। 26 जनवरी को हमारे देश का 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस बार के मुख्य अतिथि फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे। पहली बार तीनों सेना के महिला दस्ते को परेड में शामिल किया गया। 7 फरवरी को उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC लागू हो गया और उत्तराखंड UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। 12-13 फरवरी को फसलों पर MSP की गारंटी को लेकर किसान फिर से सड़कों पर आ गए। इसे किसान आंदोलन 2.0 का नाम दिया गया। हालांकि इस बार के आंदोलन को पब्लिक और किसानों का उतना सपोर्ट नहीं मिला। 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने विवादित इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। 11 मार्च को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA को लागू करने की घोषणा कर दी। इस एक्ट के तहत 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, भारत व अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न की वजह से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई व पारसी लोगों को भारत की नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है। 21 मार्च को दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले को लेकर पहली बार गिरफ्तार किया गया। हालांकि बाद में उन्हें बेल भी मिल गई। जेल और बेल का ये सिलसिला अभी भी जारी है। इसी महीने प्रसिद्ध शिक्षाविद, पर्यावरणविद व जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने लद्दाख के स्पेशल स्टेटस के लिए मांग करते हुए 21 दिन की भूख हड़ताल भी की। गौरतलब है कि प्रसिद्ध फिल्म 3 इडियट्स में आमिर खान का किरदार इन्हीं सोनम वांगचुक से प्रेरित है। अप्रैल-मई महीना ज्यादातर इलेक्शन के शोरगुल में रहा। 19 अप्रैल से देश के 18वें लोकसभा चुनाव शुरू हुए, जो कि अलग अलग 7 चरणों में 1 जून तक चले। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। 4 जून को चुनाव का रिजल्ट आया और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। मोदी सरकार तो बनेगी ही बनेगी। 26 अप्रैल को पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के पोते और पूर्व MP प्रज्वल रेवन्ना के लगभग 3000 अश्लील वीडियो क्लिप कर्नाटक में सर्कुलेट हुए। प्रज्वल रेवन्ना को 31 मई को बेंगलोर एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया गया और उन पर रेप और सेक्सुअल असॉल्ट का मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। 13 मई को एक दुखद घटना भी सामने आई, जब मुंबई के घाटकोपर इलाके में तेज हवाओं के चलते एक विशालकाय एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग पेट्रोल पंप के ऊपर गिर जाने से 17 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक होर्डिंग का साइज 120 बाई 120 फुट था, जबकि ऑथराइज्ड साइज 40 बाई 40 फुट ही है। इसके अलावा पुणे में एक बिजनेसमैन के 17 साल के लड़के की तेज रफ्तार पोर्शे कार ने मोटरसाइकिल पर जा रहे 2 IT प्रोफेशनल्स को टक्कर मार दी, जिनकी मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक लड़का शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। घटना के कुछ ही घंटे के अंदर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने इस लड़के को बेल भी दे दी और बदले में लड़के को 300 शब्दों का प्रस्ताव तथा 15 दिन तक यरवडा पुलिस के साथ काम करने को कहा, जहां लड़के के दादा के ऊपर ड्राइवर को कैद करने और सारा दोष अपने ऊपर लेने के दबाव बनाने के आरोप लगे। तो वहीं पुलिस थाने में VIP ट्रीटमेंट की खबरें भी सामने आई। यही नहीं, हॉस्पिटल में लड़के के ब्लड सैंपल भी उसकी मां के ब्लड सैंपल से बदल दिए गए। कुल मिलाकर यह मामला रईसों, डॉक्टरों, नेताओं और अधिकारियों की मिली भगत में पिसती हुई आम आदमी की जिंदगी की कहानी बयान करता है।
25 मई को राजकोट के गेमिंग जोन में आग लगने से 9 बच्चों समेत 33 लोग मारे गए। वहीं दिल्ली के सादरा हॉस्पिटल के बेबी केयर फैसिलिटी में आग लगने से 7 मासूम शिशुओं की मौत हो गई। मई का महीना रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के लिए भी सुर्खियों में रहा। पारा 50 डिग्री पार कर गया। इसी महीने में नीट पेपर लीक का मामला भी लगातार सुर्खियों में रहा। बिहार के पटना में पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने 30 से 50 लाख रुपए तक पेपर के लिए दिए थे। वहीं गुजरात के एक एग्जाम सेंटर पर भी घपले में शामिल होने के आरोप लगे। जांच सीबीआई को सौंप दी गई और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि पेपर लीक हुआ है और कम से कम 155 कैंडिडेट को पेपर लीक का डायरेक्ट फायदा मिला है। हालांकि कोर्ट ने दोबारा एग्जाम कराने से मना कर दिया। नीट का मामला यही नहीं रुका। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने नीट रिजल्ट को निर्धारित समय से 10 दिन पहले ही 4 जून को डिक्लेयर कर दिया। गौरतलब है कि इसी दिन लोकसभा चुनाव का रिजल्ट भी आना था, तो मीडिया की नज़र नीट रिजल्ट की बजाय इलेक्शन रिजल्ट पर होना स्वाभाविक था। लेकिन नीट रिजल्ट में इतनी धांधली थी कि यह छुप नहीं सका और बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 1563 कैंडिडेट्स के लिए दोबारा एग्जाम हुआ। 22 जून को एनटीए डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार को भी डिसमिस कर दिया गया। जो कुछ तो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है। I don't like this. 11 जून को कन्नड़ फिल्म स्टार दर्शन थोगुप्ता को अपने ही एक फैन रेणुका स्वामी के टॉर्चर और हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। 1 जुलाई से देश में नया क्रिमिनल कोड भारतीय न्याय संहिता लागू हो गया, जिसने इंडियन पेनल कोड यानी आईपीसी को रिप्लेस कर दिया। कई मशहूर धाराओं के नंबर भी बदल गए, यानी अब एंथनी गोंजालेस को खोली नंबर 420 खाली करके खोली नंबर 318 में जाना पड़ेगा। रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420। 2 जुलाई को यूपी के हाथरस में एक सेल्फ स्टाइल गोडमैन सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ विश्वहरि बाबा के सत्संग में भगदड़ की वजह से लगभग 121 लोग मारे गए। हालांकि बाबा कथित तौर पर अपने आप को पूरे ब्रह्मांड का स्वामी बताते हैं, लेकिन घटना के तुरंत बाद बाबा फरार हो गए। इसी महीने हुई देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी, जो कि मीडिया में छाई रही। इसमें देश और दुनिया के हर फील्ड के सितारे इनवाइटेड थे। इसे दुनिया की सबसे महंगी शादी माना गया। शादी की रस्में 6 महीने तक चली। 19 जुलाई को खबर आई क्रिप्टो करेंसी जगत से, जब भारत के क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वजीरएक्स से लगभग 234 मिलियन यूएस डॉलर की क्रिप्टो करेंसी की चोरी हो गई। 30 जुलाई को केरल के वायनाड में हुई भयंकर लैंडस्लाइड में 230 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 9 अगस्त को कोलकाता के आईजीकर मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल से ऐसी खबर आई जिसने साल 2012 के दिल्ली की निर्भया केस के घाव फिर से कुरेद दिए। हॉस्पिटल की एक 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर का हॉस्पिटल के ही सेमिनार हॉल में 8-9 अगस्त की रात को बलात्कार और मर्डर हो जाता है। सुबह जब उसकी लाश मिलती है तो उसके शरीर के अधिकतर पार्ट्स पर घाव मिलते हैं। घटना इतनी भयावह थी कि पूरे देश में विरोध दर्ज होने लगे। जल्द ही मामला राजनीतिक रंग ले गया और केस सीबीआई को सौंप दिया गया। कोलकाता पुलिस और सीबीआई दोनों की जांच लगभग सेम ही रही तथा एक सिविल वॉलंटियर संजय सिंह, जो कि कोलकाता पुलिस के डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स के साथ काम करता है, को आरोपी पाया गया। आरोपी ने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया। कॉलेज के प्रिंसिपल संजय कुमार घोष को भी मामले को दबाने और सबूतों से छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई जांच आज भी जारी है। जम्मू कश्मीर में साल 2019 में धारा 370 हटने के बाद इस साल सितंबर में पहली बार इलेक्शन हुए, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगुवाई वाला इंडिया ब्लॉक विजयी रहा और उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने। चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोकतंत्र की मजबूती का पर्याय बने। 19 सितंबर को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मीडिया में आकर एक खुलासा किया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में तिरुपति मंदिर के लड्डू में एनिमल फैट की मिलावट होती थी। देखते ही देखते मामला गर्मा गया और मंदिर में शुद्धिकरण हवन भी किया गया। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। 30 सितंबर 24 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि पिछली सरकार के कार्यकाल में तिरुपति लड्डू बनाने में एनिमल फैट का इस्तेमाल हुआ। साथ ही कोर्ट ने सीएम नायडू पर मीडिया में स्टेटमेंट देने के लिए फटकार भी लगाई। 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए। सारे राजनीतिक पंडित व एग्जिट पोल कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो जनता जनार्दन के फैसले ने सबको हैरान कर दिया और बीजेपी की लगातार तीसरी बार सरकार बनी। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी का फैक्ट्री में जलेबी बनाने वाला बयान भी खूब चर्चा में रहा। जहां देश में आम आदमी के मर्डर केस की भी पुलिस सही ढंग से जांच नहीं करती, वहीं 21 अक्टूबर को एक बहुत ही हास्यास्पद मामला सामने आया जब हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी टीम के लिए लाए गए समोसे गलती से उनके सिक्योरिटी स्टाफ को बांटे जाने को लेकर सीआईडी जांच बैठा दी गई। इसी महीने उद्योग जगत से एक बहुत ही दुखदायी खबर आई जब 9 अक्टूबर को 86 साल के श्री रतन नवल टाटा जी इस दुनिया में नहीं रहे। उनके जीवन काल में टाटा समूह ने अपार सफलता पाई। जैसे 1998 में देश की पहली पैसेंजर कार इंडिका लॉन्च की गई, जो 2 साल के अंदर अपनी कैटेगरी में नंबर 1 बन गई। वर्ष 2000 में टाटा ने दुनिया के सबसे बड़े चाय उत्पादक टेटली का अधिग्रहण किया। 2004 में यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनी कोरस का अधिग्रहण किया। 2008 में देश की सबसे सस्ती कार नैनो लॉन्च की। 2008 में फोर्ड की जैगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। इसके अलावा टाटा जी ने अपने जीवन में करोड़ों रुपए दान भी किए।
साल 2000 में उन्हें पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। दुनिया उन्हें एक ईमानदार, देशभक्त व दयालु बिजनेसमैन के तौर पर याद रखेगी। 10 नवंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ का कार्यकाल समाप्त हो गया और 11 नवंबर से संजीव खन्ना भारत के नए CJI बने। 24 नवंबर को यूपी के संभल में हो रहा ASI का सर्वे भी सुर्खियों में बना रहा, जिसमें पुलिस और पब्लिक की झड़प में 4 लोग मारे गए। संभल में खुदाई आज भी जारी है। 11 दिसंबर को संजय मल्होत्रा RBI के नए गवर्नर नियुक्त किए गए। वे 1990 बैच के राजस्थान कैडर के IAS ऑफिसर हैं, जिन्होंने शक्तिकांता दास को रिप्लेस किया। 18 दिसंबर को वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश हुआ, लेकिन पार्लियामेंट से पास नहीं हो पाया। इस बिल का मकसद लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराना है। 26 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। वे 2004 से 2014 तक भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे। वे 1982 से 85 में RBI के गवर्नर भी रहे। 90 के दशक में भारत में हुए आर्थिक सुधार वित्त मंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह जी की ही देन है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यकाल में सूचना का अधिकार कानून, भूमि अधिग्रहण कानून आदि भी उनकी बड़ी उपलब्धियां रही। 1987 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। यह साल डिजिटल फ्रॉड के लिए भी जाना गया। इस साल लगभग 120 करोड़ रुपए के डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड हुए। बात करें खेलों की, तो इस साल फ्रांस में ओलंपिक में भारत ने 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज मेडल समेत 6 मेडल जीते। गौरतलब है कि भारत कोई गोल्ड मेडल नहीं जीता, वह अंक तालिका में 71वें स्थान पर रहा। वहीं पैरालंपिक में भारत ने अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया और 16 गोल्ड, 21 सिल्वर व 23 ब्रॉन्ज मेडल समेत 60 मेडल जीते और 54वें रैंक पर रहा। इस साल क्रिकेट से भी एक उत्साहित करने वाली खबर आई, जब जून में अमेरिका में हुआ T20 वर्ल्ड कप भारत ने अपने नाम कर लिया। फाइनल में एक रोमांचक मुकाबले में इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 7 रन से हराया। इस मैच में सूर्य कुमार यादव द्वारा लिया गया डेविड मिलर का कैच कई दिनों तक सोशल मीडिया पर वायरल रहा। इंडियन फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। इसी साल अक्टूबर में महिला T20 वर्ल्ड कप भी हुआ और इसके फाइनल में भी साउथ अफ्रीका हार गई। न्यूजीलैंड ने 32 रनों से मैच जीतकर वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। साल विदा होते होते शतरंज से एक बड़ी खबर आई, जब तमिलनाडु के गुकेश दोमाराजू मात्र 18 साल की उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियंस बने। गुकेश ऐसा करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। इसके अलावा जनवरी में खेले गए ऑस्ट्रेलियाई ओपन में भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना व ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन की जोड़ी ने पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया। इसके साथ ही 43 साल के रोहन बोपन्ना ग्रैंड स्लैम जीतने वाले इतिहास के सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए। बात करें फुटबॉल की, तो UEFA यूरो कप 2024 जो जून जुलाई में जर्मनी में खेला गया, स्पेन ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर अपने नाम कर लिया। वहीं साइकिल का 111वां टूर डी फ्रांस स्लोवेनिया के तदेज पोगाकर ने जीता। टूर डी फ्रांस दुनिया की सबसे पुरानी साइकिल रेस है, जिसकी कुल दूरी 3498 किलोमीटर रही। तदेज पोगाकर ने इसे 83 घंटे 38 मिनट और 56 सेकंड में पूरा किया। अगर बात करें वैश्विक खबरों की, तो रसिया, अमेरिका, चीन और इंडिया के बाद जापान चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बन गया। फरवरी 2022 में शुरू हुआ रसिया यूक्रेन वार अभी भी जारी है और लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास हमले में शुरू हुआ इजराइल हमास वार 52,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। इसी दौरान इजराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच भी जंग चलती रही, जिसमें इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद द्वारा हिजबुल्लाह के अधिकारियों पर हाईटेक हमले की खबरें भी सुर्खियों में रही, जिसमें 17 और 18 सितंबर 24 को हुए पेजर और वॉकी टॉकी अटैक दुनिया भर में चर्चित रहे। 14 से 19 जून के बीच 1300 से ज्यादा हज यात्री भीषण गर्मी और हीट स्ट्रोक से अपनी जान गंवा बैठे। बांग्लादेश में एक छोटे से छात्र आंदोलन से शुरू हुआ विद्रोह इतना बड़ा हो गया कि वहां की PM शेख हसीना को अपनी जान बचाकर भारत में शरण लेनी पड़ी। सीरिया में 2011 से चल रहे सिविल वार के बाद आखिर 8 दिसंबर 2024 को तानाशाह प्रेसिडेंट बशर अल असद की सत्ता उखाड़ दी गई और असद को रसिया में जाकर शरण लेनी पड़ी। गौरतलब है कि सीरिया की सत्ता पर 1971 से असद परिवार का कब्जा था। सीरिया सिविल वार में अब तक 6 लाख से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं अगला साल दुनिया में अच्छी खबरें लेकर आएगा। नमस्कार।